नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। रोज़ाना की करंट अफेयर की कड़ी में हम वही शुरुआत कर रहे हैं जिसमें टॉपिक है जनरल जीके एंड अवेयरनेस। आज 23 जुलाई का करंट है, वही हमारी 5 न्यूज़ हैं। 5 न्यूज़ के माध्यम से हम उसको सब्जेक्ट से जोड़ेंगे, जो आप देखेंगे तो आपका जनरल जीके बन जाएगा। हर परीक्षा में काम आने वाला जनरल जीके और अवेयरनेस साथ है ही। तो देखिएगा, 5 न्यूज़ वही हम दिखाना चाह रहे हैं। वानिकी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 का दिया गया। ये डायरेक्ट करंट है। कौन सा करंट है? डायरेक्ट, जो आपके डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है कोई भी चीज़ को। तो वानिकी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 का जो पुरस्कार दिया गया वो कन्नन सी वॉरियर को, तो कन्नन सी वॉरियर को दिया गया है। ठीक है, ये तो दिया गया पुरस्कार। अब ये डायरेक्ट करंट हो गया, लेकिन आप वानिकी की बात करेंगे तो इसके माध्यम से हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक जुड़ जाएगा, जो हम बात करने जा रहे हैं। आईसीसी से शशांक मनोहर ने त्यागपत्र दे दिया है। आईसीसी से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से शशांक मनोहर ने त्यागपत्र दे दिया और उनकी जगह जो कार्यवाहक रूप में काम संभाल रहे हैं वो इमरान ख्वाजा। तो ये आपका डायरेक्ट करंट है। इसके माध्यम से हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। किहोटो होलोहन मामला नागालैंड का है। किहोटन होलोहन मामला, मतलब किहोटो होलोहन की जो याचिका थी उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि विधानसभा अध्यक्ष के बारे में ऐसे कुछ हम बताएंगे अभी। तो ये पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ मामला जो इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चित है दोस्तों। जो इन दिनों सियासी उठापटक चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा चर्चित मामला है। और जयगांव पशाखा व्यापार मार्ग किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और भूटान। ये व्यापारिक मार्ग, कौन सा व्यापारिक मार्ग? जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है ये, भारत और भूटान के मध्य। और भारत का कुल कर्ज जीडीपी हमारी जो प्रोडक्शन है, देश का प्रोडक्शन है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारा घरेलू उत्पादन है, उसका 88% हमारे कर्जा हो गया है। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो आपने देखा, तो ये इकोनॉमिक्स, ये ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये पॉलिटिकल साइंस, ये आपका कौन सा ज्योग्राफी, तो सारे सब्जेक्टों से जुड़ रहे हैं अपन और इसको देख रहे हैं। तो वही 1 मिनट का आपको समय दूंगा। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन शुरू करेंगे। आप देखिए दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन है वानिकी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019। वानिकी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? कन्नन सी वॉरियर। अब इसके माध्यम से हम वानिकी का टॉपिक लेंगे। देखिए, ये पुरस्कार बेसिकली किसने दिया? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान ने दिया, जिसका मुख्यालय देहरादून कहाँ पर हो गया? उत्तराखंड। ये पूछते हैं कई बार परीक्षा, सेकंड ग्रेड में कई बार आया हुआ है। भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड। यहीं पर भारतीय वन सेवा प्रशिक्षण अकादमी है। भारतीय वन सेवा IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रशिक्षण अकादमी जो है, भारतीय वन सेवा प्रशिक्षण अकादमी भी कहाँ पर है? देहरादून। तो ये तो क्वेश्चन जुड़ गया संस्था से। अब हम बोल रहे हैं विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। जो कब से मनाया जा रहा है? तो कब से मनाया जाता है? 1971 से मनाया जा रहा है। 1971। तो ये चीज़ जुड़ गई इससे। 1971 से विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जा रहा है। अब हम बात करें वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में क्या किया गया। तो भारत में सबसे पहले वन महोत्सव की शुरुआत हुई। वन महोत्सव की शुरुआत भारत में 1950 से हुई। जो शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे वो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे, जिन्होंने वन महोत्सव की क्या करी? शुरुआत। वन महोत्सव की शुरुआत करी 1950 से। 1952 में हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति आई।
राष्ट्रीय वन नीति आई, जिसमें अनिवार्य किया गया कि कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसके 33% पर वन होने चाहिए। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% पर वन होने चाहिए। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 33% वन होने चाहिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम दृष्टिपात करें तो हमारी वर्तमान में भारत में 22.7% वन है। होने कितने चाहिए? 33%। होने कितने चाहिए? 33। लेकिन 1/3 में 2 हिस्से ही हैं, एक हिस्सा नहीं है। तो 22.7% हमारे यहाँ पे वन क्षेत्र है। और सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश और कहाँ पर है? मिजोरम। मध्य प्रदेश और कहाँ पर है? मिजोरम। मिजोरम में प्रतिशत की दृष्टि से हो गया, ओवरऑल क्षेत्रफल आपका कहाँ पर है? मिजोरम। इसी कड़ी में अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 9.5% के लगभग वन है, और राजस्थान में सर्वाधिक वन है उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक। और दोस्तों इसके साथ एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, अगर जहाँ जहाँ वन है वहाँ वहाँ आदिवासी भी क्या है? ज़्यादा। बोलो आदिवासी। अब देखिए दुनिया के बारे में बात कर लो तो दुनिया में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो एरिया है वो अमेजन वाला बेल्ट है और अफ्रीका वाला बेल्ट है। अमेजन वाला बेल्ट और कौन सा? अफ्रीका, यानी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। तो दक्षिणी अमेरिका में वन का क्षेत्र क्या है? ज़्यादा, जहाँ से भूमध्य रेखा क्या हो रही है? गुजर रही है। तो वही दुनिया का आदिवासी क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश और कहाँ पर है? मिजोरम। तो भारत में सर्वाधिक आदिवासी क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश और मिजोरम। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो आपका बेसिकली उदयपुर, और प्रतिशत की दृष्टि से प्रतापगढ़, तो वहीं पर है आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा है। तो आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, वन और आदिवासी। तो ये मैंने बताया। तो होने कितने परसेंट वन चाहिए? 33%। कितने चाहिए? 33। भारत में इस समय कितने वन हैं? तो 22.7। तो राजस्थान में लगभग कितने हैं? 9.5%। अब हम बात करें तो कुल पृथ्वी पर, कुल पृथ्वी 100% में से कुल पृथ्वी है, तो कुल पृथ्वी पर 9.4% वन है। कितने परसेंट वन है? 9.4। लेकिन हमारा टोटल पृथ्वी है उसमें 71% क्या है? जल है, और 29% क्या है? स्थल। तो स्थलीय भूभाग का कितना परसेंट वन है? 30%। कितना परसेंट वन है? 30% वन है। और जो पहले 50% हुआ करता था, लेकिन जो आपका इससे भाई जो जनसंख्या बढ़ रही है तो वनों का नाश हो रहा है और सुविधाओं के लिए वन काटे जा रहे हैं। तो वन काटे जा रहे हैं तो हमारी प्रकृति का संतुलन भी क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। इस प्रकार से आपने टॉपिक देखा वानिकी पुरस्कार, इसके माध्यम से हमने कितनी बातें की उसको आप देख सकते हैं। मैंने फिर बोलूँगा, पूरी पृथ्वी पर कुल पृथ्वी का 9.4% क्या है? वन। और पूरी मतलब स्थलीय भाग है जो पूरी पृथ्वी पर 100% है, 71% क्या है? जल, और 29% क्या है? स्थल। 29% क्या है? स्थल। और 29% का 30% क्या है? वन क्षेत्र है। भारत को और दुनिया में सर्वाधिक वन आपका कहाँ पर होगा? तो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। और आपको पता है दक्षिणी अमेरिका के जो अमेजन के जंगल हैं उनको दुनिया के हम फेफड़े भी बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक वन आपका मध्य प्रदेश में है और मिजोरम में है। राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर में है और प्रतापगढ़ में है। और मैंने बताया जहाँ जहाँ वन है वहाँ वहाँ क्या हैं? आदिवासी हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा तो वन के बारे में बात हमने की। वन नीति के अनुसार वन कितने होने चाहिए? 33%। वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई? 1950। किसने शुरुआत की? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। वन वानिकी दिवस कब मनाते हो? तो 21 मार्च। कब आता है? तो 1971 से लगातार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब इसी कड़ी में हमने कौन सा पुरस्कार दिया? राष्ट्रीय वानिकी राष्ट्रीय पुरस्कार। तो किसको दिया? कन्नन सिंह वारियर। कौन देता है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? तो देहरादून। और देहरादून में ही आपका भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा तो सारी पृथ्वी के बारे में और अप्रत्यक्ष रूप से हमने सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब आता आईसीसी से शशांक मनोहर का त्यागपत्र हो गया और उसके स्थान पे इमरान ख्वाजा यहाँ पे आ गए। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट प्रबंधन टॉपिक हो गया। कौन सा? क्रिकेट प्रबंधन। तो पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रबंधन को आप देखते हैं तो देखते जाइए क्या आता है। देखिए, विश्व में क्रिकेट को मैनेज करने वाली संस्था आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो दुनिया में वन को प्रबंधन करने वाली संस्था कौन सी है? आईसीसी। भारत में वन को प्रबंधन करने वाली संस्था कौन सी है? बीसीसीआई। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई। और
बाद में राजस्थान में वन को प्रबंधन करने वाली है आरसीए। कौन सी? आरसीए। तो देखिए विश्व भारत राजस्थान लिया ये, देखिए हम जो ला रहे हैं, मेरी क्लास में आपको विश्व भारत राजस्थान में कोई फर्क नहीं मिलेगा। अलग अलग चीज़ें लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। विश्व की क्रिकेट का प्रबंधन करने वाली संस्था कौन सी है? आईसीसी। कौन सी? आईसीसी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दुबई। बाद में भारत में क्रिकेट का प्रबंधन करने वाली कौन सी है? बीसीसीआई। बीसीसीआई का प्रबंधन कर, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। और राजस्थान में क्रिकेट का प्रबंधन करने वाली संस्था आरसीए, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जयपुर। अब हम बोलना चाह रहे हैं आईसीसी जो है उसमें भारतीय अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो आईसीसी में पहला भारतीय अध्यक्ष, हमारा भारत का अध्यक्ष रहा है वो जगमोहन डालमिया, जगमोहन डालमिया। और द्वितीय भारतीय अध्यक्ष शरद पवार रहे हैं, शरद पवार, समझ गए। और फिर चेयरमैन का पद आ गया। कौन सा पद आ गया? चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन थे? तो शशांक मनोहर थे, शशांक मनोहर। और शशांक मनोहर ने अभी हाल ही में क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र दे दिया तो उनके स्थान पर कार्यवाहक रूप में कौन आए हैं? तो इमरान ख्वाजा, इमरान ख्वाजा। और फिर हम बोलते हैं बीसीसीआई। कौन सा? बीसीसीआई। भारत को जो क्रिकेट को मैनेज करती है वो संस्था का नाम कौन सा है? बीसीसीआई। जो बीसीसीआई को दुनिया में सबसे धनी बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे धनी बोर्ड किसको कहा जाता है? बीसीसीआई। और बीसीसीआई का चेयरमैन अभी कौन है? तो सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली। और राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं? आरसीए। और आरसीए का कौन है? वैभव गहलोत। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, आरसीए का चेयरमैन कौन है? वैभव गहलोत। बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है? तो सौरभ गांगुली। और आईसीसी का चेयरमैन कौन था? तो शशांक मनोहर थे, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो उनके स्थान पे कौन बने हैं? इमरान ख्वाजा बने हैं। तो ये दुनिया का क्रिकेट मैनेजमेंट हो गया। और फिर हम कहना चाहते हैं कि भारत का आईसीसी में योगदान क्या रहा है? तो मैंने कहा जगमोहन डालमिया और शरद पवार का पहले नाम रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई। अब आया तीसरा, कियोटो होलोहन मामला। कियोटो होलोहन मामला। कियोटो होलोहन मामला कहाँ का है? नागालैंड का। तो देखिए मामले के बारे में एक बार सुनिए। यह आपको ऐसे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति संविधान में जो प्रावधान हैं उनके विरुद्ध याचिका लगाता है। कैसे? संविधान की समीक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की समीक्षा करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। तो संविधान की समीक्षा के लिए याचिका लगती है। तो वो याचिका किसने लगाई? कियोटो होलोहन ने। कहाँ के थे? नागालैंड। तो जैसे मैंने कोई याचिका लगा दी तो उसका नाम क्या हो गया भाई? सवाई सिंह बनाम राजस्थान सरकार या राजस्थान सरकार। तो राजस्थान से हो गया ना। तो कियोटो होलोहन नागालैंड सरकार, समझ गए। तो उन्होंने याचिका लगाई। क्या लगाई वो देखिएगा कि सदस्यता के मामले में स्पीकर को एक बार देखिए, लोकसभा अध्यक्ष केंद्र में, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में, और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष। तो ये कहना चाहता है, एक नियम बना हुआ है कि सदन में कार्रवाई का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। किसको होता है? पीठासीन अधिकारी। सदस्यों के बारे में कोई भी निर्णय का लेने का अधिकार जो होता है वो पीठासीन अधिकारी को ही होता है। पीठासीन अधिकारी का मतलब केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, और राजस्थान की विधानसभा में या राज्य की विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष। तो सदन की कार्रवाई में का संचालन करने का अधिकार, सदस्यों को कंट्रोल करने का अधिकार जो होता है वो पीठासीन अधिकारी को ही होता है। उसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जैसा मैंने बताया, राजस्थान की विधानसभा में अभी जो सिनेरियो चल रहा है तो वो मैंने अभी बताया कि भाई उस सिनेरियो में विधानसभा अध्यक्ष ने मतलब जो कांग्रेस छोड़ करके बाहर गए 22 विधायकों को नोटिस जारी किया है कि आप अनुपस्थित क्यों नहीं चल रहे, मतलब अनुपस्थित क्यों चल रहे हैं आप, मतलब विधायी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अगर आप 3 दिन में जवाब नहीं देंगे तो हम आपको मतलब आगे की कार्रवाई दल बदल के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। ये कार्रवाई हम करेंगे। जैसा मैंने अभी बताया पिछली क्लास में कि जो मुख्य सचेतक है वो ये बात किसको बताता है? विधानसभा अध्यक्ष को। और विधानसभा अध्यक्ष नोटिस लेकर के और दल बदल की कार्रवाई करता है। तो ये कार्रवाई करता है तो ये सारा का सारा अधिकार किसको है? विधानसभा अध्यक्ष को है। अब विधानसभा अध्यक्ष ना
वो निर्णय करता है। तो आप राजस्थान में देख रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। अब आप देखते हैं तो करें कि यहाँ पर इस किहोटो होलोहन मामले में, सदस्यता के मामले में स्पीकर यानी अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार समाप्त करना, कि इनके फैसला जो हुआ है उसका अपील का अधिकार करने का अधिकार हमें होना चाहिए, नहीं तो संविधान के ढांचे के विरुद्ध है। और इसको भी आप समझ लीजिए, इसीलिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने 3 दिन का नोटिस जारी किया, किसको, जो 22 विधायक जो बाहर गए उनके विरुद्ध किया। तो बाद में उन विधायकों ने याचिका कहाँ पर लगा दी, कोर्ट में। तो वो जो अधिकार देता है वो किहोटो होलोहन मामला ही देता है, किहोटो होलोहन मामला ही देता है, किहोटो होलोहन मामला। और वहाँ पर यह कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो तब ही आपका नोटिस जारी कर सकता है जब विधानसभा में उपस्थिति नहीं हुई हो। लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि मुख्य सचेतक की सिफारिश पर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय ले सकता है। तो आज का पेपर आपने देखा हो तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब ने यहाँ पर एसएलपी जारी की है सुप्रीम कोर्ट में कि विधानसभा अध्यक्ष की क्रियाओं पर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ये विवाद चल रहा है। तो इस मामले में किहोटो होलोहन मामला चर्चित है। तो दोनों चीज़ें आप देख रहे हो। तो पिछली क्लास में आपने मुख्य सचेतक देखा और अब जो क्लास में देखा आपने ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन दिनों का, अभी जो राजस्थान और इंडिया में जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है वो सबसे बड़ा चल रहा है। उसमें 2 ही लोगों की भूमिका है, एक मुख्य सचेतक, एक विधानसभा अध्यक्ष और तीसरा कोर्ट। और कोर्ट में जाने का जो निर्णय दे रहा है वो किहोटो होलोहन मामला, किहोटो होलोहन मामला। तो ये मैंने आपको बताया कि चर्चा में रहा है। चौथी बात, जयगांव पशाखा व्यापार, जयगांव पशाखा व्यापार मार्ग। देखो अलग अलग व्यापारिक मार्ग बने हुए हैं देश में, तो देश में बने हुए हैं तो हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि जयगांव पशाखा व्यापार मार्ग किन 2 देशों के बीच में है, किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और भूटान के बीच में, भारत और भूटान के बीच में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया भारत और भूटान, भारत और भूटान। अब हम बोलना चाह रहे हैं भूटान के बारे में थोड़ा बता दें। भूटान हमारा पड़ोसी देश है, लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री ये एक तरफ तो इंडिया है, एक तरफ आपका चाइना है और बाद में हिमालय है, उसके आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो लैंडलॉक कंट्री है भूटान। कौन सा है? लैंडलॉक। और बौद्ध धर्म यहाँ पे प्रभावी है। बौद्ध धर्म क्या है? प्रभावी। यहाँ की राजधानी कौन सी है? थिम्पू। कौन सी? थिम्पू। और फिर हम भूटान की राजधानी कौन सी होगी? थिम्पू। और एक खास बात इस देश की है कि ये अपने विकास का आकलन खुशी सूचकांक के माध्यम से करता है। खुशी सूचकांक के माध्यम से आकलन करने वाला पहला देश कौन था? तो विकास का आकलन करने वाला पहला देश कौन था? भूटान। और अब एक बात आती है कि इसकी सुरक्षा का दायित्व भी क्या है? भारत के पास है। किसके पास है? इसकी सुरक्षा का दायित्व भी किसके पास है? तो भारत और भूटान के बीच जो संधि हुई, उस संधि 1950 में हुई, उसके तहत सुरक्षा किसके पास है? तो भूटान के पास है। तो भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। और डोकलाम जो विवाद अभी हुआ था, डोकलाम, वो बेसिकली भारत और चीन, वो डोकलाम जो स्थित है वो भूटान की सीमा में है, जिसको लेकर भारत भूटान की सुरक्षा का दायित्व लेता है। तो तब वो विवाद चला था। तो ये भूटान के बारे में, हमारे पड़ोसी देश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब आता है भारत का कुल कर्ज, मतलब भारत का कुल कर्ज हमारी जो जीडीपी है उसका 88% हो चुका है। कितना परसेंट हो चुका? 88। अब इसको देखिए, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा बैंक, जो देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आकलन किया है कि आज जो हमारी जीडीपी है उसका 88% तो हमारे ऊपर कर्ज है। अब 88% कर्ज का मतलब है कि जो आपका देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसका 88% तो हमारे कर्जा है। उदाहरण बोलूँगा, जैसे हमारा घर है तो हमारी जो घर की इनकम है, प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन का 88% हमारा कर्ज है। तो इसका मतलब हमारे ऊपर ब्याज आदि का भार क्या है? ज़्यादा है। तो हमारी आर्थिक स्थिति क्या है? दयनीय स्थिति है। तो ये आपको बता दूँ, तो एसबीआई का आंकलन है सकल घरेलू उत्पाद का 88% हमारे क्या है? कर्जा। तो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो किसी देश के अंतर्गत
हमने क्या बोला, किसी देश के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के दौरान, जैसे भारत का वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, वित्तीय वर्ष के दौरान जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं और जितनी भी हमारी सेवाएं हैं, इनको भी समझा देता हूं। हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स में 3 क्षेत्र होते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि वगैरह आती है, द्वितीय क्षेत्र उसमें उद्योग वगैरह आता है, और तृतीय क्षेत्र उसमें सेवा आती है। तो कृषि और उद्योग से तो वस्तुएं बनती है, और तीसरे में क्या आ गई, सेवाएं। तो तीनों क्षेत्र हो गए। तो तीनों क्षेत्र की जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी सेवाएं हैं, उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य, मतलब वर्ष के अंत का जो अंतिम मौद्रिक मूल्यों का जो आकलन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। और सीधी भाषा में हम बोलते हैं तो यह है कि देश के अंतर्गत टोटल जो ग्रोस उत्पादन हो रहा है उसका आकलन क्या कहलाता है, जीडीपी। और जीडीपी का 88% हमारे कर्ज हो रहा है, यानी हमारी टोटल जो इनकम हो रही है देश की, उसका 88% तो हमारे कर्ज है। अब दोस्तों, कर्ज जब होगा तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, और राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो हमारी मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी, और मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, और इधर बोले तो निवेश भी क्या होगा, कम। जब घाटा होगा तो निवेश भी क्या होगा, कम, और विकास हमारा क्या होगा, अवरुद्ध होगा। तो हमारे देश में कोरोना के काल में घाटा और बढ़ गया है और कर्ज और बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ों को आपने देखा। हमारी टोटल न्यूज़ है वो 5 है। पहला वानिकी राष्ट्रीय पुरस्कार है, दूसरा आईसीसी से शशांक मनोहर ने त्यागपत्र दे दिया, तीसरा किहोटो होलोहन मामला नागालैंड का चर्चित रहा है, चौथा आपका जयगांव पशाखा व्यापार मार्ग किन 2 देशों के बीच है, पांचवा एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार आपका कुल जीडीपी का कर्जा हमारा कितना हो गया, 88% हो गया है। तो दोस्तों, आपने देखा तो हमने हर पहलू को छुआ है, हर पहलू को छूने की हमने कोशिश की है। तो आप देखते हैं तो 5 न्यूज़ थी, और 5 न्यूज़ के माध्यम से हमने सारी बातों को बताया। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि रोज़ाना वीडियो देखें, कंटिन्यू देखें। आप 1 साल तक, या मतलब अगर कोई भी ये वीडियो कंटिन्यू चलते हैं आपके, तो आप कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है देश की जिसमें आप भाग नहीं ले सकते और बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। आप खुद 2 महीने के काल में तो महसूस करोगे कि आपका कितना कोर्स हो गया है। तो इसको देखने की कोशिश करें, और रोज़ाना देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख कर भेजें, ताकि हम मोटिवेशन हो और साथ में हम आगे सुधार कर सकें। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।